मिलेगी उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। 3 को मरणोपरांत पुरस्कार के लिए किया गया चयनित। भारत स्काउट गाइड की स्थापना दिवस पर भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि दल ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम बोले, अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्य में भारत स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका। बीजेपी ने घोषित किया जिला अध्यक्षों की घोषणा। कई जिलों में बनाए गए नए जिला अध्यक्ष। सभी जिला अध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारियां। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। कांग्रेस नेताओं ने यात्रा का किया शुभारंभ। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। और वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति पर अब प्रदेश जल्द लागू करेगा नीति। शासन की तरफ से वन विकास निगम को दिए गए निर्देश। वन विकास निगम की तरफ से प्रस्ताव बनकर किया गया तैयार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां गौरव सम्मान के लिए नाम फाइनल हो गए हैं। आपको बताएं कि सरकार की तरफ से हर साल उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाता है, जिसके तहत इस बार भी सरकार की तरफ से उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए नाम फाइनल कर दिए गए। इस बार प्रदेश की 5 विभूतियों को यह सम्मान दिया जाएगा और गौरव सम्मान के तहत एनएसए अजीत डोभाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाने वाला है। साथ ही पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाने वाला है। और गौरव सम्मान में जन कवि गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गोरदा का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड गीतकार प्रसून जोशी को भी सम्मानित यहां किया जाएगा। वरिष्ठ प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय वीरेन ढंगवाल का भी उत्तराखंड गौरव सम्मान में नाम शामिल है। वहीं उत्तराखंड में सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट और गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि दल ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री की स्टिकर और ध्वज भी लहराए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंशदान देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को स्काउट और गाइड से जोड़ा जाए। उन्होंने आगे कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस अवसर पर उत्तराखंड से मुख्य आयुक्त भारत स्काउट गाइड श्रीमती सीमा जौनसारी, भारत स्काउट गाइड से रविंद्र मोहन काला भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में 6 नवंबर को बीजेपी ने नए संगठित जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने के निर्देश पर निम्न जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। और आपको बताया कि उत्तरकाशी से सत्येंद्र राणा, टिहरी से राजेश नौटियाल, चमोली से रमेश मैखुरी, रुद्रप्रयाग से महावीर पवार, देहरादून से ग्रामीण मीता सिंह, देहरादून महानगर सिद्धार्थ अग्रवाल और ऋषिकेश से रविंद्र राणा, इन सभी की जिम्मेदारियां जो है, इन सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कई जिलों में तो आपको बताएं कि नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बीजेपी ने अब नए जिला अध्यक्षों की जो घोषणा है वो यहां पर कर दी गई है। सभी जिला अध्यक्षों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो बीजेपी के द्वारा सौंपी गई है। और नए जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारियां जो है वो दी गई है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिले में किस तरीके से जिम्मेदारियों को का निर्वहन किया जाएगा, इसकी
पूरी जो घोषणा है वो बीजेपी की तरफ से की गई है और इस घोषणा में जिला अध्यक्षों को जो है नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं और तमाम जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो वहीं उत्तराखंड में 7 नवंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, जहां बद्रीनाथ में जो है एकत्रित होकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। तो वहीं भाजपा सरकार इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसती हुई नजर आई। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का ये कहना है कि कांग्रेस को भारत जोड़ने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस के समय देखने को मिल रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से कांग्रेस को छोड़कर उनके सदस्य जो है वो दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पहले कांग्रेस अपने दिलों को जोड़ ले। तो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो है नेतृत्व विहीन कांग्रेस खड़ी है, वो किसको जोड़ने की बात कह रही है। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत की ओर हम अग्रसर हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। तो वो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेसियों को तो एक साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस में बिखराव है। कांग्रेस से लोग जो है खपा होकर दूसरे दलों में जा रहे हैं। रोज यही। तो वहीं उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में जो है एक रूपता लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में एक स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दे दिए गए हैं, जिस पर वन विकास निगम ने जो है प्रस्ताव तैयार कर लिया। अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है, लेकिन रॉयल्टी की दरों में एक समान रूपता लाने से जो है अवैध खनन में कमी आएगी। तो वहीं निर्माण सामग्री भी सस्ती होने से आम जनता को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में खनिज का चौहान वन विभाग की ओर से वन विकास निगम को सौंप दिया गया है और साथ ही इसके अलावा खनन जो है राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन होता है। तो वहीं शासन प्रशासन की अनुमति के बाद ही निजी तौर पर खनन यहां किया जाता है। देखिए, पिछले कुछ समय में ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वन विकास निगम के द्वारा जो रॉयल्टी और उसके साथ जो एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बाकी जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 3 गुना का अंतर आ रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने 3 बार बैठक कर ली है वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ। फॉरेस्ट विभाग के भी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। उसमें कुछ जो लीगल या आप समझिए कि कोई ऐसे वैधानिक जो चार्जेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट क्षेत्र में जो काम होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना। तो उस वजह से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उनके। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में अवैध अतिक्रमण का मामला निकलकर सामने आया। आपको बताएं कि लालकुआं क्षेत्र में वन अधिकारियों के होने के बावजूद खुलेआम अवैध अतिक्रमण किया जाता है। वन अधिकारी भी अवैध अतिक्रमण को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लालकुआं नगर के अंबेडकर नगर में के वार्ड के पास जो है तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में वन कर्मचारियों और अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत से वन भूमि पर झोपड़ी और पक्के मकान का निर्माण किया जा रहा है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज का आधिकारिक कार्यालय होने के बावजूद भी जो है यहाँ अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वन भूमि पर टीन सेट और पक्की झोपड़ियां का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में अवैध लकड़ी तस्करी का खेल भी धड़ल्ले से जारी है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अतिक्रमण जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। अगर अब बात करें उत्तराखंड के लालकुआं की, तो ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से अतिक्रमण लालकुआं में भी तेजी से नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में एक महिला की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया। आपको बताएं कि रामनगर तहसील के काला ढूंगी के अंतर्गत ग्राम रामपुर पासपोर्ट की रहने वाली
महिला मीना देवी ने 4 दबंगों पर अपनी 14 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। रविवार को रामनगर में पीड़ित मीना देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर में रहने वाले 4 दबंगों ने जबरन मेरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन व्यक्तियों की तरफ से मेरे से 20 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है। साथ ही पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि व्यक्तियों की तरफ से फोन पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। महिला का यह कहना है कि इस संबंध में उसके द्वारा मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल के साथ ही अधिकारियों को भी लिखित में शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं हुई है। महिला ने इस मामले में अधिकारियों से सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सुरक्षा देने की मांग भी की है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। वहीं पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से प्रसिद्ध भगवान तुंगनाथ के कपाट 11:30 बजे सुबह जो है शुभ लगन अनुसार विधि विधान और वेद उच्चारण के साथ जो है शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने से पहले मठापति राम प्रसाद की मौजूदगी में विद्वान आचार्यों की तरफ से भगवान तुंगनाथ के स्वयं भूलिंग को समाधि दी गई, जिसके बाद भगवान तुंगनाथ जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई है, जिसके बाद रात्रि प्रवास के लिए ये चोपता पहुंचेगी। और कपाट बंद होने के पावन अवसर पर 307 तीर्थ यात्रियों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर पुष्प अर्चित किया और साथ ही जो है पूरे यात्रा सीजन में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने तुंगनाथ धाम में भी दर्शन किए। आपको बताएं कि भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली 9 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचने वाली है और 10 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तुंगनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि अब जो गद्दी है उनकी चल विग्रह उत्सव डोली जो है वो 9 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचने वाली है और वहां से 10 नवंबर की अगर बात करें तो 10 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधिवत जो है शुरू हो जाएगी। तो वहीं देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी तीर्थ में वैकुंठ चतुर्दशी और पर्व धूमधाम से मनाया गया है। भगवान कार्तिक स्वामी के तीर्थ में पूरी रात अखंड जागरण 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करके विश्व समृद्धि की कामना की गई है। इस मौके पर कार्तिक स्वामी तीर्थ को कई प्रकार के फूलों से सजाया गया। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर भी सैकड़ों श्रद्धालु कार्तिक स्वामी तीर्थ पहुंचकर जो है पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंचे। समृद्धि की जो कामना है वो यहाँ पर की गई। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन यहाँ पर किया गया और जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड जो है देवभूमि के रूप से नाम से फेमस है और जो श्रद्धालु है वो जो है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको ऊखीमठ उत्तराखंड की लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे और कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर सैकड़ों जो श्रद्धालु थे वो कार्तिक स्वामी तीर्थ स्थल पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पुण्य अर्जित किया। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताया कि पौड़ी जिले के श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को परिजनों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको ये बताएं कि आरोपियों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में परिजनों ने श्रीनगर महिला थाना में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में
मामला दर्ज कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में थाना प्रभारी श्रीनगर को जांच अधिकारी बनाया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। तो आपको बताएं कि 2 आरोपियों को छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और श्रीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जो आरोपी थे वो नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे थे। अब इन आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी और भी ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी और अन्य मामले में भी संलिप्त थे या नहीं थे। ये मामला एक्चुअली घटना 1/11 की है और 2/11 को ये हमारे यहाँ FIR नाबालिग लड़के के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी और इसमें नाबालिग लड़की है, तो इसमें 354, 506 और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनको कल दिनांक 4 तारीख को 4/11 को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक लड़का इसमें धौतरी उत्तरकाशी का है और एक लड़का बंसीवाला सहसपुर देहरादून का है। सर, परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज क्या करवाई? परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि नाबालिग लड़की के साथ जो है छेड़खानी का और जान से मारने की धमकी। तो वहीं बागेश्वर जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS हिमांशु कुमार वर्मा ने कमान संभाली है। IPS हिमांशु कुमार वर्मा इससे पूर्व जो है हरिद्वार जिले में SP यातायात और अपराध विवेचना के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवाएं भी दे चुके हैं। बागेश्वर जिला के SP के रूप में IPS हिमांशु कुमार वर्मा का ये कहना है कि बागेश्वर जिले को लेकर मेरी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा और बागेश्वर शहर के बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना है। साथ ही नशे के कारोबार से जुड़े छोटे बड़े अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग पर्दे के पीछे बैठकर बागेश्वर में नशे के कारोबार को चला रहे हैं, ऐसे बड़े अपराधियों पर नकेल कसना मेरा मकसद है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय में इन अपराधियों की ठोस विवेचना की जाएगी। और इतना ही नहीं, हिमांशु कुमार वर्मा ने आगे कहा कि पुलिस को ग्रामीण के साथ जुड़कर अपराध के प्रति जागरूकता लाने का अभियान भी चलाया जाने वाला है। ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे प्रशासन और पुलिस का जो है आपस में तालमेल बैठ सके। यहाँ पे मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि पहाड़ में जो पुलिसिंग होती है वो लोगों के साथ मिलके होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के साथ जुड़ के उनकी समस्याओं को समझ के और उनको मतलब जागरूक करके अभियान चला के, तो उस तरीके की जो मुहिम है जो लोगों को आपस में जोड़ती हूँ, लोगों को पुलिस से जोड़ती हूँ, तो वो सारी मुहिमें जो है वो छिड़ी जाएंगी। कि नशे का जो है, जो नशे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब पे लगाम लगनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पास में भी बागेश्वर में जो है यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी जो है नशे ड्रग्स की हुई है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो। सिर्फ रिकवरी एम नहीं है, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, उनके खिलाफ भी। अब बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के जनपद में पुरोला थाना अंतर्गत 3 महिलाओं से लापता युवती का कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि युवती नौगांव से पिछले 3 महीना पहले लापता हुई थी, जिसका कंकाल मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से नाराज होकर थाने में जमकर हंगामा किया। साथ ही ग्रामीणों ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर पुलिस की कार्यशैली के प्रति नारेबाजी भी की है। हालांकि बाद में प्रशासन ने मामले को शांत कराकर राष्ट्रीय राजमार्ग के जाम को खुलवा दिया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने देखिए किस तरीके से लोगों ने पुलिस का घेराव किया और अब पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को में जो जाम लग रहा था उसे खुलवा दिया। अब खबर हरिद्वार के रुड़की के मंगलौर से है, जहां गंगनहर किनारे एक खेत में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी और सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पर काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। तो वहीं मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ने के लिए जो टीम है वो भी रवाना हो गई है। तो कड़ी मशक्कत के बाद यहां मगरमच्छ को पकड़ा गया और अब मगरमच्छ को जो है पानी में छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग की टीम को इस पूरी बात की सूचना दी गई और टीम ने जो है वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची
और मगरमच्छ को पकड़ा गया। अब मगरमच्छ को सकुशल जो है पानी में छोड़ दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में अब मेडिकल की पढ़ाई को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश में आगामी सत्र में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारियां हो रही है। तो वहीं प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और साथ ही बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस फैसले को सराहनीय कदम बताया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में अगले 5 साल में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम से भी की जा सकेगी। आपको बता दें कि हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में लागू पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा हिंदी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके तहत न्यायपालिका समेत केंद्र व राज्य सरकारों के सभी विभागों का कामकाज हिंदी भाषा में करने पर जोर है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से की जाने वाली मेडिकल की पढ़ाई में दिक्कत होती है। छात्र छात्राओं की ओर से मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम को कराने की कब से मांग भी की जा रही थी। वहीं अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने से देवभूमि के मेडिकल की छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जहां हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कापड़ी का कहना है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। ऐसे में अगर हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करते हैं तो कैसे विश्व पटल पर आने का सपना देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानी भी खड़ी होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में भी अब मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई पर अंग्रेजी का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी की वजह से मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हिंदी में पढ़ाई होने की वजह से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे और साथ ही अब देवभूमि के छात्र छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। हिंदी भाषा सब लोग जाने, लेकिन बात जहां स्वास्थ्य की है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है कि जहाँ स्वास्थ्य की सारी किताबें अंग्रेजी में जो है लिखी जा रही हैं, अगर दुनिया की दौड़ में शामिल होना है तो हमें अंग्रेजी को भी पकड़ना पड़ेगा। वो महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कि हम जो है सस्ती लोकप्रियता पाएं, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले 21वीं सदी के हिसाब से होने चाहिए। आज सारे स्कूलों को, हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं करना है। इसलिए परीक्षा
हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, ऑप्शन दोनों होने चाहिए। हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हमारे नौनियाल हैं जो आगे भविष्य में मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, उनको इसका एक तोहफा मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी, उस कमी को भी जो ये अभियान होगा उससे दूर होगी। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। तो वही मौसम की मार से अब धान की खड़ी फसल खेत में नहीं बिछेगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव कर पौधों की ऊंचाई कम कर दी है। ऐसे में बरसात, ओलावृष्टि और आंधी का फसलों पर खास असर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों का नुकसान कम होगा। वैज्ञानिकों ने मूंग की 8 प्रजातियों में के म्यूटेंट में भी बदलाव कर दिया है और प्रजातियां बनाई हैं। सम्मेलन में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की ओर से धान की जो है नई प्रजातियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि पहले चरण में संस्थान के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली धान की 6 प्रजातियों के म्यूटेंट में बदलाव करके पौधों की ऊंचाई कम करी है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर जिन प्रजातियों का म्यूटेंट बदलकर नई प्रजातियां विकसित की गई है उसमें सीजी, जवाफुल, टीकेआर, कोलम भी शामिल बताया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें